आज हमारे बीच में वो हैं जिन्हें हम कहते हैं मुंबई का किंग कौन, जिनके लिए इन्हीं की फिल्म का एक शेर है, थोड़ा सा ट्विस्टेड। 100 चांद भी चमकेंगे तो क्या बात बनेगी, तुम आए हो इस महफिल में तो औकात बनेगी। मनोज वाजपेयी, लेडीज एंड जेंटलमैन। साथ में एक डायरेक्टर। मुझे ये कहते समय थोड़ी शर्मिंदगी है सर कि भोसले के पहले की फिल्में मैंने कोशिश की है पिछले 2 दिनों में निपटाने की, जब से मुझे पता चला है। उससे पहले नहीं देखी थी क्योंकि भोसले देखने के बाद और कुछ देखने के लिए बचा नहीं था। जोरम का ट्रेलर, इसके लास्ट सीन में देवाशीष साहब एक स्टेटमेंट आप देते हैं, कौन सी वर्दी सही है कौन सी गलत। एक्चुअली सही गलत के बारे में हम कहने वाले कौन होते हैं, वो जायज़ और नाजायज़ की बात होती है। हाँ, उस लाइन में कौन सी वर्दी जायज़ है और कौन सी नाजायज़। हाँ, कि सही गलत के बीच का जो दायरा है ना, हाँ, हम अपने आप को उसी दायरे में, उसी स्पेस में पाते हैं हर वक्त। तो क्या सही है क्या गलत, उस पर तो मैं कभी कुछ नहीं कहता, बट ये जायज़ और नाजायज़ की बात होती है। आप तस्वीर दिखा दे रहे हैं, जज लोग करते रहें। ये पोस्टर में, ये ट्रेलर में हमें 2 जंगल दिख रहे हैं। ये कहानी का थॉट कहाँ से आया? कई सालों से इन्हीं थीम्स और इन्हीं सवालों को लेकर मैं काफ़ी परेशान रहा हूँ। तो अंदर बहुत सारे सवाल रहे हैं और सवालों के जवाब ढूंढने के लिए हर इंसान एक अलग रास्ता अपनाता है। कोई मेडिटेशन में चला जाता है, कोई लिटरली ट्रैवल करता है, मैं कहानियाँ लिखता हूँ। तो मैं बस सवालों के जवाब ढूंढते ढूंढते मैंने ये कहानी लिख ली। जवाब तो मिले नहीं, कहानी मिल गई। मनोज भाई, उन्हें कहानी मिल गई, आपको देवाशीष कैसे मिले? वो थोड़ा सा बैकग्राउंड बताइए। सुना कि पढ़ा सुना कि जब आपके पास भोसले लेकर आए थे, और क्या शानदार फिल्म, 3रा नेशनल अवार्ड आपको मिला था उसके लिए। तो ये मैंने सुना कि उससे पहले आपने इनसे तांडव बनवा के चेक किया। नहीं, अब आप थोड़ा गलत समझ गए। हाँ, हम लोग भोसले करना चाहते थे, हाँ, लेकिन पैसा नहीं मिल रहा था। हमें कोई पैसा देने के लिए तैयार नहीं था और उनको लग रहा था कि बहुत रिस्की फिल्म है और मैं उनसे ज़्यादा पैसे मांग भी नहीं रहा था। उसके बावजूद जो है, आपको तो पता ही है, जो पैसे लगाने वाले होते हैं उनको सबसे पहले आप ये रास्ता दिखाना पड़ता है कि ये पैसा वापस आएगा, उसके साथ साथ डबल आएगा। तो वो गारंटी मैं उनको नहीं दे पा रहा था। मैं इतना ज़रूर कह रहा था कि जितना लगा रहे हैं आप वो तो ज़रूर मिल जाएगा आपको। लेकिन वो उसका स्ट्रगल चल रहा था। 2 साल बीत चुके थे, हम भी इंतज़ार करते करते थक गए थे। तो देवाशीष ने कहा कि मेरे पास एक मैंने कहा कि एक शॉर्ट फिल्म है क्या तुम्हारे पास, कुछ करें क्या, ऐसे ही मैंने बोला। क्योंकि मैं जानता था कि इतना बढ़िया डायरेक्टर जिसको मैं जानता हूँ और मेरे संपर्क में आया है, मैं इस आदमी के साथ काम करना चाहता था, काम की शुरुआत करना चाहता था। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि कुछ जिंक्स हो रहा है, ज़्यादा वेट करके भी आदमी थोड़ा सा जिंक्स इसको हटाते हैं, शुरू कर देते हैं काम। तो इसने कहा कि आप मुझे करीब 2 दिन का मौका दो। 2 दिन में तांडव लिख दी इस आदमी ने, इतना कमाल का कहानी लेखक। और फिर उसमें जो है कुछ पैसे लगने थे, तो मैंने अपने कुछ दोस्तों से बोला, उन्होंने पैसे लगा दिए और हमने 2 दिन में वो तांडव फिल्म बना दी। सिर्फ 2 दिन में? हाँ, शॉर्ट फिल्म थी वो। हाँ, शॉर्ट 11 मिनट की। और उस एक शॉर्ट फिल्म ने पूरे विश्व में इतने सम्मान, इतने पुरस्कार उसको मिले। उतना ही नहीं, तांडव ने हमारे हिंदुस्तान में शॉर्ट फिल्म का एक रेवोल्यूशन खड़ा किया, जिसके कारण फिल्म फेयर को मतलब बाध्य होकर के उनको एक सेगमेंट रखना पड़ा शॉर्ट फिल्म के अवार्ड्स का। और उसका पहला अवार्ड मुझे मिला था इनकी तांडव के लिए। और सच में कहूँ, जिंक्स हटा। जैसे ही तांडव को इतना सम्मान मिलना शुरू हुआ, हमारी भोसले के लिए हमें कुछ पैसे भी हमें मिलने शुरू हो गए उसको बनाने के लिए। चूँकि मैं इनके साथ काम करना चाहता था, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, मैं हमेशा ये शर्मा जाते हैं और लेकिन मुझे बोलते हुए बिल्कुल कोई हिचक नहीं होती है कि इस हिंदुस्तान का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्रिएटिव माइंड देवाशीष मखीजा है। मैन,
और जोरम आप जब देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि इस आदमी को अभी तक फिल्म इंडस्ट्री ने वहाँ क्यों नहीं बिठाया। ये फिल्म जिस दिन आप देखेंगे, आप दर्शक देखेंगे, जब आप सम्मान और प्यार देंगे, इंडस्ट्री वाले तो झक मार के देंगे। इसलिए ज़रूरी है कि दर्शक जाके फिल्म देखे। मनोज भाई, ये 2023 जो है ना, हाँ। ये बहुत कमाल का है। शुरुआत हुई है आपकी गुलमोहर के साथ, दुनिया भर में इतनी स्क्रीनिंग, इतनी तारीफें, हाँ। फिर बंदा, हाँ। कार्की साहब की फिल्म, जी। इतनी शानदार फिल्म, हिंदुस्तान की पहली फिल्म जो ओटीटी पर रिलीज होने के बाद थिएटर्स में रिलीज हुई, इतना प्यार मिला, 10 बंदा। तो फिल्म फेयर में मेरी 2 फिल्मों को करीब 8 या 9 पुरस्कार मिले, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ये तो गनीमत है कि जोरम नहीं थी। जोरम के बारे में, जब जोरम की कहानी आपको सुनाई मखीजा साहब ने, तो मुझे बताइए वो एक चीज जिसके बाद आपने ये कहा कि बॉस, ये फिल्म मैं आपके साथ करने जा रहा हूं। देखिए वो साफ साफ पोस्टर पे भी दिख रहा है। वो एक चीज़ मुझे ये विजुअल आया कि एक बाप एक 3 महीने की बच्ची को ले करके अपने कंधे पे रखे वो भाग रहा है, और बच्ची का परफॉर्मेंस, 3 महीने की बच्ची, जब हमने चाहा कि वो चुप रहे, वो चुप रहती थी। जब हमने चाहा कि थोड़ा सा मुस्कुरा दे इस शॉट में, तो वो मुस्कुरा भी देती थी। और ज़बान उसकी भी नहीं है इसमें, वो बोलती नहीं है। और जो मेरा किरदार है वो किसी परिस्थिति की वजह से वो भी बोलने में बहुत हिचकता है, उसकी भी आवाज़ एक तरीके से दबा दी गई है। तो दोनों ही जिसे कहें कि वॉइसलेस एक दूसरे के साथ हैं, और उससे बात करने वाला कोई नहीं है, तो अपनी छोटी बच्ची से ही बात करता रहता है। मैं एक इंटरेक्शन शुरू करता हूं बच्चों से। अयाशी ने मुझको एक सवाल पूछा। अयाशी सर, मेरा क्वेश्चन है, आपकी एक मूवी आई थी सिर्फ एक बंदा काफ़ी है सर, उसमें आपने मिस्टर पीसी सोलंकी, अ लॉयर, उनका रोल निभाया था। सर, आपको किसने इंस्पायर किया था या किस चीज़ ने इंस्पायर किया था वो रोल प्ले करने के लिए, एज इट इज़ अ वेरी क्रिटिकल मूवी? आपको अच्छी लगी थी? यस सर। आपके मम्मी पापा ने देखी है? हाँ जी। क्या बात है, थैंक यू वेरी मच। वो जो है, मेरा जो सबसे बड़ा कारण था कि जब मैंने कहानी पढ़ी थी, वो स्क्रिप्ट पढ़ी थी, तो मुझे वो जो छोटी बच्ची है, जो पीड़िता है, जो विक्टिम है, मुझे लगा कि यार ये लड़की में इतनी शक्ति थी, इतनी कन्विंस हो गई थी कि ये लड़ाई, इतनी बड़ी लड़ाई वो लड़ेगी। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वो कभी झुकी नहीं। तो सारी शक्ति, सारा स्ट्रेंथ जो पीसी सोलंकी को मिल रहा था, उस बच्ची से मिल रहा था। तो मुझे ये बात बड़ी अच्छी लगी उस स्क्रिप्ट की, इसीलिए मैंने वो रोल किया था। जब इस तरीके का किरदार निभाते हैं मनोज भाई, हर एक किरदार अपने साथ एक अलग डायमेंशन लेके आता है। तो आप डायरेक्टर से एक्टर हैं, या आप किरदार को अपने हिसाब से लेके चलते हैं? नहीं, मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं सिनेमा डायरेक्टर्स मीडियम है। तो ये तर्क वहीं पे ख़त्म हो जाता है कि कोई एक्टर कहे कि वो डायरेक्टर्स एक्टर नहीं है। डायरेक्टर्स एक्टर्स सभी होते हैं। मैं सबसे पहले स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद जब मैं कहता हूँ कि हाँ मैं ये फिल्म कर रहा हूँ, तो मैं डायरेक्टर के साथ 2-3 बार बैठता हूँ, उसके दिमाग को जानने की कोशिश करता हूँ। वो देखना चाहता हूँ कि वो इस किरदार को, इस फिल्म को कैसे देख रहा है, क्योंकि सारे के सारे क्यू वहाँ से मिलते हैं मेरे प्रिपरेशन के। फिर मैं अपनी तैयारी शुरू करता हूँ। फिर मुझे देखता हूँ कि इसकी तैयारी कैसे होनी चाहिए। फिर उसकी तैयारी उसी रूप में, उसी प्रोसेस बना करके मैं करता हूँ। लेकिन स्क्रिप्ट को बहुत बार पढ़ता हूँ मैं, और डायलॉग याद करने में मेरी कोई रुचि नहीं रहती। मैं डायलॉग याद करना मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं लगातार पढ़ता रहता हूँ। आप बंदा में लास्ट का जो स्पीच है वो 6.5 पेज का था। हाँ। और 6.5 पेज का स्पीच मैंने पूरे दौरान याद नहीं किया था। कम से कम मैंने इतनी बार पढ़ लिया था मैंने कि वो याद हो गई थी मुझे। और कम से कम नहीं भी तो 120 या 130 बार से ज़्यादा मैंने उसका सिर्फ रिहर्सल किया था। मैंने अपने आप में मैं रिहर्सल करता था। एक बार मेरी पत्नी ने मुझे फ़ोन किया, मैं होटल में ठहरा था, तो उन्होंने कहा क्या कर रहे हो? मैंने कहा 1 सेकंड ज़रा सा तुम
कुछ बोलना मत, मैं सुना रहा हूँ। मैं ये 120th टाइम जब रोज रिहर्सल मैंने किया था, वो फ़ोन पे अपने वाइफ को सुना रहा था पूरा 6.5 पेज। तो उन्होंने कहा तुम पागल हो क्या? मैंने फ़ोन किया ये जानने के लिए कि हाउ आर यू, और तुम मुझे जो रिहर्सल करके सुना रहे हो। मैंने कहा तब किसको सुनाऊँ, यहाँ पे दीवार ही दीवार हैं यार, कम से कम सुन लो। सो आई लाइक टू रिहर्स, आई लाइक टू रीड, आई कीप रीडिंग द स्क्रिप्ट, कीप थिंकिंग अबाउट इट। और जब कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं डायरेक्टर होता है वहाँ पे, हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला डायरेक्टर होता है, और हर क्वेश्चन का आंसर या तो डायरेक्टर के पास है या फिर उस स्क्रिप्ट में छुपा हुआ है। आई पर्सनली फील दैट एवरी एक्टर शुड रीड इट एज मेनी टाइम्स एज पॉसिबल, क्योंकि हर चीज़ का जवाब वहीं पे छुपा हुआ है। हर बार हर किरदार की तैयारी के लिए, उस परफेक्शन तक लाने के लिए, बेलवा से सत्या तक पहुंचने के लिए वो जो स्ट्रगल है। आज फैमिली मैन देखकर हम तालियां बजाते हैं, हम मिलते हैं और हम पूछते हैं मनोज भाई आप फैमिली मैन जैसे हैं, आप अक्ष जैसे हैं, आप ऐसे हैं, आपने कैसे काम किया। लेकिन एक किसान का बेटा ये सोचता है कि मैं हीरो बनूंगा। एनएसडी में एडमिशन के लिए 3 बार मनोज वाजपेयी को रिजेक्शन मिला, रिजेक्ट कर दिया मनोज वाजपेयी को। और चौथी बार जब मनोज वाजपेयी वहां पहुंचे अपनी तैयारी के साथ, तो इनको टीचिंग पोजीशन ऑफर कर दी। दैट्स द कमिटमेंट। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो भी बोला इन्होंने, बहुत बहुत धन्यवाद अश्विनी। लेकिन एक बहुत अच्छी बात कही आपने कि कोई फैमिली मैन देखता है, बंदा देखता है, जोरम देखेगा, तो वो उस पूरी की पूरी यात्रा को नहीं देखता है। वो यात्रा बड़ी लंबी होती है, उसमें दिन और रात होते हैं, और एक साल में 365 दिन होते हैं, तो जाहिर सी बात है कि 365 रातें भी होंगी। और जब आप मुश्किल दौर से गुजर रहे होते हैं तो रात भी दिन के जैसा होता है। तो वही हालत होती है कि आपको नींद जब नहीं आए तो इसका मतलब दिन है। जब आपको आपका सपना ही सोने नहीं दे तो फिर आप सपना कब देखेंगे। लेकिन सपना कहता है कि सपना तुम देख चुके हो, अब जागने की ज़रूरत है। मेरा अपना यह है कि प्रोसेस बहुत लंबा होता है, बहुत तकलीफ़ वाला होता है। आप लोग इस कॉलेज से जब बाहर निकलेंगे, जब बाहर की दुनिया में जाएंगे, तो यकीन मानिए दुनिया बहुत ही क्रूर है, क्रूएल है। वो आपको कंपटीशन की नज़र से देखेगी, वो आपको भागते हुए आपकी दौड़ में टांग अड़ाएगी, आप गिरेंगे, ये सब होगा। आपके मुंह पे, बदन पे चोट लगेगी, खून बहेगा, लेकिन जीतता वही है जो जल्दी उठ के दर्द को भुला के फिर से वापस दौड़ना शुरू करे। तो मेरे अंदर में वो जिद थी। मैं हमेशा कहता हूँ कि सिवाय भगवान के परिस्थिति और मनुष्य मुझे नहीं हरा सकते। तो मैं बीमार भी पड़ जाऊं और चोट भी लग जाए, काम हाथ से चले गए कितनी बार, घर पे बैठा कितनी बार, पैसे नहीं रहे ज़्यादातर, संघर्ष के दिनों में अगला खाना कहाँ से आएगा। भाई सुबह तो रिहर्सल पे पहुंच जाते थे हम, 7 बजे निकलता था मैं शकरपुर से, और 8 बजे तक पैदल चलते हुए मंडी हाउस तक पहुंच जाता था मैं। लेकिन आप पहुंच तो गए। सुबह किसी दोस्त ने या रूममेट ने जो है वो बाहर से समोसा लेके आया था, तो हमने उसमें से शेयर कर लिया था। अब ये नहीं पता है कि खाना कहाँ से खाएंगे, भूख तो लगेगी ही, लेकिन दिल्ली शहर में ये था कि गर्मजोशी थी कि भाई खाना मिल जाता था। जहाँ तक बात है रिजेक्शन की, तो जिंदगी में हमेशा मैं रिजेक्शन को ही पॉकेट में लेके चलता था। तैयारी यहाँ होती थी और पॉकेट में रिजेक्शन होता था, तो मैं रिजेक्शन से कभी डरता नहीं था, बिकॉज आई ऑलवेज फेल्ट दैट
if I am not getting inside an institute and if I am not getting a particular role, that rejection doesn't define Manoj Bajpayee as an actor. What defines me is what I have learned. What defines me is my journey. What defines me the kind of person I am or the kind of actor I am. Only I know that. I just need to work on myself all the time, ताकि जब मौका मिले तो कम से कम चौका लग जाए। जोरम का मैसेज आप तक पहुंचेगा, बच्चों का मैसेज आप तक पहुंच जाए। पूछिए अपना सवाल शुरू। प्रणाम मनोज सर। प्रणाम। आपको देखकर हमारा दिल बहुत गदगद हो गया, लेकिन अब हम आपसे सवाल पूछना चाहेंगे कि आपका जो मूवी सिलेक्शन है, जो आपका जो स्पेक्ट्रम है इतना डाइवर्स है, जैसे राजनीति, सत्या, द फैमिली मैन, शॉर्ट फिल्म जैसे आउच, ये सारी चीज़ें, तो आपका प्रोसेस क्या है? किस प्रोसेस पे आप, किस बेसिस पे आप सेलेक्ट करते हैं अपनी स्क्रिप्ट? हम ये जानना चाहेंगे। नहीं, मैंने अभी बताया कि जब मुझे लगता है कि आज कोई ऐसा काम है, कोई ऐसी स्क्रिप्ट है, कोई ऐसा किरदार है, कोई ऐसी दुनिया वो स्क्रिप्ट में है जो दर्शकों ने देखी नहीं है और वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। और जैसा मैंने शुरू में कहा कि मुझे टेढ़ी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं और मुझे जो ऐसी चीज़ और ऐसी चीज़ें मुझे चैलेंज करती हैं, ऐसा किरदार जो मुझे चैलेंज करे, जो मुझे मेरे कंफर्ट जोन से बाहर निकाले और मुझे सोते हुए मनोज बाजपेयी को जगा दे, उस टाइप के किरदार मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो आपकी मदद करते हैं आपको एक अच्छा एक्टर बनाने में, एक अच्छा इंसान बनाने में। इस तरह की स्क्रिप्ट मैं चूज़ करना ज़्यादा पसंद करता हूँ। प्रणाम मनोज सर। प्रणाम। मेरा नाम सरगम भारद्वाज है और मैं बिहार से हूँ। क्या और बात। जब अपने घर से कोई तरक्की करता है तो बहुत ही खुशी होती है। और बिहार में कहाँ से हैं आप? बिहार में सासाराम से हूँ मैं। कहाँ अलबतार? सब ठीक ठीक बड़ू। ठीक बानी। बहुत बढ़िया। पूछो और, सवाल। मतलब ऐसा मेरा सवाल आपसे ये है कि सबकी लाइफ में कोई ना कोई ट्रिगर पॉइंट होता है जब वो डिसाइड कर लेते हैं कि हाँ मुझे यही करना है लाइफ में, लाइक डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। तो आपकी लाइफ में ऐसा कौन सा मोमेंट था जब आप श्योर हो गए कि यस मुझे एक्टिंग के ही फील्ड में जाना है? मैं श्योर था। मुझे लगता है कि उस मामले में बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी। उसे भगवान ने जो है बहुत धक्के खिलाए, बहुत ज़्यादा पापड़ बेलने पड़े, लेकिन भगवान ने 2-3 चीज़ें मेरे अंदर में मुझे लगता है प्लस पॉइंट हमेशा से रही है। एक तो मैं बहुत ही ज़िद्दी रहा हूँ, अगर आप कहेंगे कि ये चीज़ मत छुओ तो मैं ज़रूर ही छूँगा, ये बचपन से रहा है मेरे अंदर में। तो हर कोई कहता था, मैं 12 साल की उम्र में पहली बार जब मुझे एक एलोक्यूशन कॉन्टेस्ट में जिसमें पोइट्री पढ़नी थी तो मुझे चूज़ किया गया। तो मैंने जब ऐसे ही इस तरह का हॉल था मेरे स्कूल में, मैं मंच पे गया, मैंने रिसाइट किया और जितना मुझे मज़ा आया वो करने में, फिर मुझे फर्स्ट प्राइज़ भी मिला। मुझे लगा कि जैसे कि मुझे मेरी आवाज़ मिल गई। मुझे जितनी आज़ादी का एहसास उस दिन हुआ था अपने जीवन में उतना कभी नहीं हुआ। मुझे लग गया था कि मैं एक्टर ही बनूंगा। 12 साल का था मैं और उस मामले में ब्लेसिंग है कि मुझे जल्दी पता चल गया था कि मुझे करना क्या है। मेरे पिताजी मुझे डॉक्टर बनाना चाहते थे, लेकिन उनको पता नहीं था कि मैं अंदर ही अंदर कि मैं एक्टर बनना चाहता था। जब मैंने डिसाइड किया कि मैं दिल्ली चला जाऊंगा तो मैंने अपने पिताजी को झूठ बोला कि मैंने बोला कि भाई देखिए डॉक्टर तो बनाना चाहते थे आप, लेकिन मेरा बायोलॉजी ख़राब है तो मैं क्या करूं। तो मैं सोच रहा हूं कि कलेक्टर और एसपी बनूंगा। ये झूठ बोला मैंने उनको। तो उन्होंने कहा अच्छा ये कब हुआ तुम्हारे साथ? मैंने कहा नहीं, मेरे मन में था। तो मैं जा रहा हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लूँगा। यहाँ आने के बाद ग्रेजुएशन किया दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तो उनको मैंने लेटर लिखा। उस समय लेटर लिखते थे, फ़ोन गांव में था नहीं, ना मोबाइल था। तो मैंने लिखा था कि भाई मैंने आपको झूठ बोला था, अब मैं ग्रेजुएशन कर चुका हूँ और आपको सही बोलना चाहता हूँ कि मैं अभिनेता बनना चाहता हूँ, इसलिए मैं दिल्ली आया था। तो उन्होंने उधर से लिखा था बेटा मैं तुम्हारा बाप हूँ। मुझे पता था बचपन से कि तुम एक्टर ही बनना चाहते हो। तो जिद हमेशा से रही। कभी जो चीज़ सोचा मैंने वो किया, उसके पीछे भागा। एक चीज़ हमेशा से रही कि मैं ये जानता हूँ कि कोई भी काम बिना मेहनत के होता नहीं है।
और अगर उसमें रिजेक्शन भी मिले कोई दिक्कत नहीं है। आप लगातार जब मेहनत अपने आप पे करते रहते हो तो उसका जो परिणाम होता है अंत में जाके अच्छा ही होता है। और दूसरा ये है कि अपने को तैयार करना, ये मैंने एक बात सीखी जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा। अपने पे लगातार काम करने की उम्र पता है आपको क्या होती है? 20 साल से लेकर 30 साल तक। ग्रेजुएशन पार करने के बाद कोई सिखाने वाला आपको नहीं होता है, ये टीचर आप पीछे छोड़ आते हो। उसके बाद परिस्थिति आपको सिखाती है, उसके बाद आपको आपकी मेहनत सिखाती है, आपको आपकी ज़िद सिखाती है। चाहे कोई भी काम करे, 20 साल से 30 साल तक दिन रात भूल के वो काम करो, क्योंकि 30 के बाद जिम्मेदारी आती है, फिर आप सीखना बंद करते हो। लेकिन जो अनुभव आपने इस बीच में लिया होता है वो आप पूरी ज़िंदगी इस 10 साल का खाते हो मरते तक। तो हमेशा याद रखना कि 20 साल से 30 साल की उम्र तक ये मेहनत करने की उम्र है, सोने की उम्र नहीं है। एंड ऑल द बेस्ट टू यू। थैंक यू सर। मैं कुछ कहना चाहूँगा इस पे। Please, हाँ। मैं एक चीज़ का चश्मदीद गवाह रहा हूँ ऑलमोस्ट 10 साल। हम मिले थे मार्च 2014 में। राइट। 2011 में मैंने भोसले लिखी थी और 2011 और 14 तक मुझे प्रोड्यूसर कोई नहीं मिल रहा था। फिर ये मिले, उन्होंने 12 घंटे में पढ़कर मुझे कॉल किया कि चलो ये बनाते हैं। मैं ना ही इसमें एक्टिंग करूँगा, मैं को प्रोड्यूसर हूँ, मैं प्रोड्यूसर लाऊंगा, फंडिंग लाऊंगा। 2014 में प्रोड्यूसर आए, भाग गए। 15 में प्रोड्यूसर आए, भाग गए। 16 में प्रोड्यूसर आए, भाग गए। मैंने पूछा बनाएंगे कैसे? इन्होंने कहा जिद। फिर जोरम नहीं बन रही थी, मेरी टीम मुझसे पूछती थी कि कैसे बनेगी ये फिल्म। मैंने कहा जिद। तो मैंने इनसे सीखा जिद करो, जिद करना अच्छी बात है, जिद करना अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात। हेलो सर, माय नेम इज सिमोन सैफी। Hi, और Simone. सर मेरा सवाल आपसे आपकी ही एक सीरीज से है, फैमिली मैन। तो सर मेरा सवाल ये है, आपने जब उसमें अपने सीईओ की पिटाई की थी फॉर नॉट बीइंग अ मिनिमम पर्सन, तो सर वो जो गुस्सा था, अग्रेशन था, तो वो सब रियल है? आपने भी अपनी रियल लाइफ में ये सब फेस करा है? क्योंकि सर हम लोग तो फेस करते हैं, हर कोई फेस करता है। सिमोन, मैं आपको बताऊं कि मैं एक ऐसे माँ का बेटा हूँ जी। जिससे मैंने मतलब मेरी माँ मुझे मारती थी ना, तो मतलब इतना मारती थी कि मैं बता नहीं सकता हूँ। और मेरे पिताजी गाय थे, पूरे गाय। जी। और मेरी माँ बहुत गुस्से वाली। अगर मैं घर में घुसता था रोता हुआ कि किसी बच्चे ने मारा मुझे, तो मेरी माँ 2 और लगाती थी, कहती थी जाके मार के आओ। तो मैं जाता था, मैं उसके सामने खड़े हो जाता था, मारता नहीं था उसको। तो फिर मेरी माँ बोलती थी तुमने इसको क्यों मारा? तो वो कहता था चाची मुझसे गलती हो गई, आप मुझे मत मारो। वो कहती थी मैं नहीं मारूंगी, यही मारेगा क्योंकि तूने इसको मारा था। तो मैं उस माँ का बेटा हूँ, तो जाहिर सी बात है कि गुस्सा मेरे अंदर भी था, बहुत ज़्यादा गुस्सा था। जी। फिर वो गुस्सा धीरे धीरे काम ना मिलने के गुस्से में तब्दील हुआ। और गुस्सा जब काम में दिखता है ना, वो उसमें दिक्कत है। जी। गुस्सा अगर मैं एक्टिंग करता हूँ और मैं अच्छी एक्टिंग करने में मुझे गुस्सा काम आ रहा है तो वो प्रोडक्टिव होता है। लेकिन अगर गुस्सा हर मेरे एक्टिंग में दिखेगा तो फिर वो मेरी एक्टिंग को ख़राब करेगा। तो उसको चैनलाइज करना बड़ा ज़रूरी होता है। जहाँ तक बात है, मेरे एक समय था जब मैं बहुत सालों तक गुस्सा रहा, बहुत ही सालों तक समाज से गुस्से में रहता था, दुनिया से गुस्से में रहता था, इंडस्ट्री से गुस्से में रहता था। हाल फिलहाल तक मैं अपनी फिल्म इंडस्ट्री से गुस्से में रहा। अभी भी थोड़ा बहुत कुछ कारणों से एक गुस्सा रहता है। दूसरा इस समाज से कि भाई जो निरीह, लाचार, बेबस है या कमज़ोर है, आप उसको दबाते क्यों हो? इस पे गुस्सा लगता था। मुझे लगता था मैं काम जानता हूँ तो मुझे काम क्यों नहीं मिल रहा है, इस बात का भी गुस्सा होता था। मुझे गुस्सा आता था जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब मैं पढ़ता या दिल्ली में रहता था, डीटीसी की बसों में चलते हुए कोई अगर लड़की छेड़ दे तो मैं सामने आ जाता था और गुस्सा वहाँ पे भी आता था मुझे। तो वो जो गुस्सा जो मैंने माँ से लिया था, वो गुस्सा फिर पता नहीं हर जगह निकलता रहा। मतलब जहाँ जहाँ पे न्याय के लिए लड़ा वहाँ निकला, अन्याय के खिलाफ लड़ा वहाँ निकला।
बराबरी के लिए लड़ा, वहाँ निकला, लेकिन अंत में मुझे पता चला कि गुस्सा आपके दूसरे को दिखना नहीं चाहिए कि आपके अंदर गुस्सा है, तब आप काम ज़्यादा अच्छे ढंग से कर पाएंगे। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आपके अंदर में गुस्सा है उसको बरकरार रखिए, नाराज़ रहिए, गुस्सा रहिए, लेकिन बाहर वालों को पता न चलने दीजिए। ये थैंक यू ये सर, कीजिए। थैंक यू सो मच तो सर। गुस्से को चैनलाइज कीजिए और चैनलाइज करके करारा जवाब दीजिए। मुझे एक आपकी बहुत अच्छी आदत का पता है, आप एक बहुत अच्छे दोस्त हैं। अगर आपको याद होगा कि आप रोड मूवी में जैसलमेर में थी गार्ड्स की मेस में रुके थे, वहां पे कर्नल अनुभव शर्मा जो कि मेरे ब्रदर हैं, हाँ जी, उन्होंने आपको स्पेशल हेलो भेजा है। आप शायद बॉम्बे में उनको मिले भी हैं। उस समय कारगिल युद्ध की संभावना बढ़ रही थी और सारे के सारे फ़ोन जैम हो चुके थे, तो मुझे वहाँ पे एक कैंप में भेजा गया, आर्मी कैंप में, कि वहाँ के उनके सैटेलाइट फ़ोन से मैं घर पे फ़ोन कर सकता हूँ। और वहाँ पे पहुँचा तो आपके भाई साहब ने और मैंने और उनके सारे मेस के लोगों ने, हमने बहुत पार्टी की, खाना खाया, बहुत अच्छा चिकन खिलाया था उन्होंने। उनके आर्मी के कुक ने बहुत अच्छा खाना बनाया था और वो रात मैं कभी नहीं भूलूँगा। उनके साथ में, उनके सारे सोल्जर्स के साथ में बहुत रात तक मैं रहा था वहाँ पे, और जवान था। तो जवानी में के जो अपनी पार्टियाँ होती हैं, आपके भाई के साथ की। एक डिमांड है हमारी तरफ से सर। हाँ बोलो सर, आपकी तरफ से एक डायलॉग, एक सेम एक्सेंट में चाहता हूँ सर, गैंग्स ऑफ वासेपुर से आपकी तरफ तो से। मैं जरूर सुनाऊंगा। हजरात हजरात हजरात, बड़े अफसोस के साथ ये सूचित किया जाता है कि कल रात वासेपुर की एक लड़की को अगवा कर लिया गया है। हजरात, अगले 24 घंटे के अंदर वो लड़की अपने घर नहीं पहुंची तो पूरे इलाके में इतना बम मारेंगे कि इलाका धुआं हो जाएगा। थैंक यू सर। हम भी बिहार के गोपालगंज जिले से हैं। अच्छा बोला। मैंने आपकी बहुत पहले से मूवी देखी है, यूट्यूब पे भी देखी है और मिट की भी मूवी देखी है, प्रेजेंट की भी मूवी देखी है जी। आपकी मूवी में एक चीज़ रियल लगती है, जो कि आपकी जो एक्टिंग होती है एकदम नेचुरल एक्टिंग होती है। जैसे लगती नहीं है कि स्क्रीन पे मतलब मूवी प्ले हो रही है, ऐसी लगती है कि कोई आदमी अपने रियल लाइफ को डिस्क्राइब कर रहा है। तो इतनी मतलब नेचुरल एक्टिंग कैसे आती है और आपका एक्सप्रेशन इतना जल्दी चेंज कैसे होता है फेस का? देसी आदमी हो यार। थैंक यू सर। भात दाल और चोखा खाने वाला आदमी हूँ। सारा एक्सप्रेशन जो देसी है, कोई अंग्रेजी एक्टर से सीखा हुआ नहीं है, समझ गए। लेकिन जब आदमी ज़मीन से जुड़ा रहता है हमेशा और आम लोगों से जुड़ा रहता है, तो मेरे ख्याल से काम भी उसका जो है नेचुरली होता है, रियल होता है। और मुझे रियल लोगों से मिलने में ज़्यादा मज़ा आता है, सबके साथ बातचीत होती है और जो कुछ सीखता हूँ मैं आप ही लोगों से सीखता हूँ और आप ही को लौटा भी देता हूँ।